रहा हूँ तो उन्होंने कहा था कि लेकिन जाओ, क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं और आज तक जिस संघर्ष के लिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं उस संघर्ष की शायद मेरे लिए उपलब्धि है। और आज नहीं है, थोड़ा सा दुख है कि मेरे बीच होती तो आज शायद जो खुशियों को शेयर कर पाते मेरे से। तो ये मेरे लिए आज एक उनकी कमी खल रही है। पापा से बात करते हुए रोने भी लगे हम दोनों लोग। तो ये तो रहा मेरे लिए कि उस दौरान संघर्ष था और आज एक संघर्ष की सफलता के दौरान जिसने आज यहाँ तक पहुँचाया मुझे, वो नहीं है। तो ये तो है कमी, लेकिन उसके संघर्ष ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। ये चीज़ तो है। अच्छा रहा। लास्ट मैम ने तो मुझसे बोला कि मैं आपसे क्या ही लॉ पे पूछूं, आप लॉ के विशेषज्ञ होंगे क्योंकि आप इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए 1-2 किताबें आती हैं। उन किताबों को अगर आप एक बार नहीं कई बार पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा कंटेंट रट नहीं सकते। तो अगर कई बार देखे रहेंगे तो वहाँ ऑप्शंस में चमकने। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ नीरज कुमार सर बैठे हुए हैं। इनसे हमारे पहले भी जान पहचान थी, ड्यू के लाइब्रेरी में मिले थे हम लोग। नीरज भैया कहते थे उन्हें अक्सर, और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा है इनका। दिल्ली में 2015 में आए थे, ड्यू से LLB किए, बीच में इन्होंने इंटरव्यू दिया, फिर उसके दौरान उसकी माताजी का भी देहांत हो गया। सब कुछ के बारे में बात करने वाले, साथ में उन्होंने कैसे कैसे पढ़ाई किया, नोट्स, बुक लिस्ट, सब कुछ के बारे में। आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। और आपको भी यदि UPPCS में ऑफिसर बनना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नयन जी, आप इस उपलब्धि के लिए कि आप मेरे को धन्यवाद करें। और बहुत सारे साथियों का आज मेरे कॉल आया तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ पे आया हूँ सर, तो लगातार DU से JNU से छात्र वगैरह आ रहे हैं आपको बधाइयाँ देने के लिए। तो कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? नयन जी, मेरे लाइफ का एक पूरा संघर्ष रहा है और उस संघर्ष में DU, JNU और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथियों ने मेरा बहुत सहयोग किया है। और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन के दौरान बताया भी कि मेरे माताजी का देहांत हो गया, और वो मेरे लिए सबसे बुरा वक्त था। और जैसा कि मैं जानता हूँ पिछली बार जब आपका इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पे शायद कुछ ऐसी घटना घटी। हाँ, हमारी माताजी उस समय लखनऊ में ICU में एडमिट थी और मैं लखनऊ से डायरेक्ट इंटरव्यू देने इलाहाबाद गया था। तो माताजी ने मेरा हाथ भी पकड़ लिया था कि बेटा जा रहे हो छोड़ के। तो मैंने कहा था नहीं, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि लेकिन जाओ, क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं और आज तक जिस संघर्ष के लिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं उस संघर्ष की शायद मेरे लिए उपलब्धि है। और आज नहीं है, थोड़ा सा दुख है कि मेरे बीच होती तो आज शायद जो खुशियों को शेयर कर पाते मेरे से। तो ये मेरे लिए आज एक उनकी कमी खल रही है। पापा से बात करते हुए रोने भी लगे हम दोनों लोग। तो ये तो रहा मेरे लिए कि उस दौरान संघर्ष था और आज एक संघर्ष की सफलता के दौरान जिसने आज यहाँ तक पहुँचाया मुझे, वो नहीं है। तो ये तो है कमी, लेकिन उसके संघर्ष ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। ये चीज़ तो है मेरे साथ। जी, जब पिछली बार आपका फिर इंटरव्यू आया था उस टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। मैं भी आपसे मिला था, फिर अपने आप को कैसे संभाले और फिर से आप यहाँ तक पहुँचे? नैन जी, उस दौरान मैं टूटा ज़रूर, लेकिन बहुत साथियों का मेरे साथ रहा। मैंने दोस्त अच्छे अर्जित किए इस पूरी संघर्ष गाथा में। और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्त, मेरे BTech इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, सब लोग मेरे साथ रहे। फिर मुंबई में गया, वहाँ भी बहुत अच्छे साथी और प्रोफेसर्स मिले जो मुझे हमेशा गाइड करते रहे और उस संघर्ष में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, कभी पीछे नहीं होने दिया मुझे। और मुझे आज वो लाइन मुझे याद आती है अज्ञे की असाध्य बीड़ा की, मैं नहीं मैं कहीं नहीं, कि मीन्स जो भी अर्जित हुआ है मेरे साथियों और मेरे सहयोगियों के सहयोग से ही हुआ है। इसलिए मैं उनका आभारी हूँ और मैं उनके साथ, वो उनका सहयोग का आज भी अपेक्षित है कि वो मेरे साथ खड़े रहेंगे और हमेशा मेरे को गाइड भी करते रहेंगे। जी, आप सब लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने इसका स्ट्रगल मैं देखा हूँ, करीब से देखा हूँ। उन्होंने जितना संघर्ष किया यहाँ पे रह के और फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। बराबर हमारी बातचीत होती थी। चैनल पे भी कई बार पहले कटअप वगैरह के वीडियो बनाए थे हम लोग मिल करके। तो आप ये बताइए कि अपना शुरुआत से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए आप, कि कैसे कैसे आपने कहाँ से पढ़ाई किया, क्या कैसे? मैंने अपने होम टाउन आजमगढ़ से ही पढ़ाई लिखाई की, वहीं से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया 2012 में। उसके बाद मैं गेट के थ्रू मैंने मास्टर्स में एडमिशन भी ले लिया था MTech का। हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं आया दिल्ली में 2015 में, और उस समय से लगातार मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। कई बार मैंने मेंस लिखे UP और अलग अलग स्टेट्स के, और मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू भी दिया। साथ साथ मैंने अपना एकेडमिक्स कंटिन्यू रखा
मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 2020 में LLB कंप्लीट किया, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मैं LLM भी कर लिया एक्सेस टू जस्टिस में, और अभी मेरा PhD में इनरोलमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय, मेरे सपनों का यूनिवर्सिटी, वहाँ मेरा दाखिला हो चुका है। साथ साथ मेरा यहाँ सिलेक्शन भी हो गया। तो एक बड़ी मेरी मतलब एकेडमिक में भी मैंने कंटिन्यूटी बनाई रखी, क्योंकि एकेडमिक ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया और बहुत वैचारिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाया मुझे। तो ये चीज़ एक संघर्ष यही रहा कि मुझे दोनों तरफ से मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी और अपना मैंने एकेडमिक्स भी कंटिन्यू रखा, और ये तैयारी लगातार चलती रही मेरी। ओके जैसे कि कोई नए एस्पिरेंट होते हैं जिसका सपना होता है मतलब यूपी में मतलब ऑफिसर बनना, जहाँ जो कि आप बन चुके हैं आज, तो उसे आप क्या कहना चाहोगे जिसका मतलब एग्जाम है अभी प्रीलिम्स का? मैं उन सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं और लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं वही कहूँगा, हिम्मत नहीं टूटने देना चाहिए, क्योंकि सफलता आपके सामने ही खड़ी होती है। बस लगातार पेशेंस, मेरे लिए सबसे ज़्यादा है पेशेंस और परसिवरेंस, साहस और धैर्य बनाए रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और राइट वे में अगर तैयारी करेंगे और साहस और धैर्य रखें तो ज़रूर सफलता मिलेगी। ये मेरा मेन है कि साहस और धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो कंटेंट और सारी चीज़ें हर स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन साहस न टूटने दें, क्योंकि साहस टूट जाता है तो फिर लगता है कि कुछ होगा नहीं, लेकिन साहस बनाए रखें, धैर्य ज़रूर मिलेगा चीज़ें एक दौर में जाके। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और मेरे जितने भी सहयोगी साथी, जितने भी मेरे रहे हैं दोस्त, सबको दूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि मेरे आज के बनने में मेरा अपना योगदान कुछ नहीं है। मैं कहीं नहीं, मैं नहीं, वही आगे की लाइन असाध्य वीणा की, कि सबका सहयोग मेरे पीछे खड़ा है। हाँ, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले PDF किसने देखा और वो पल कैसा था? मेरे मित्र हैं पंकज जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं। मैं उन्हीं के कमरे पे हम लोग खाना बना रहे थे, तो खाना खाने के लिए थाली में मैंने तीनों लोगों के खाने निकाल दिया था। उसी समय इन्होंने कहा कि रिजल्ट आ गया जी। तो फिर एक होता है, रिजल्ट आने के बाद आपकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर हाथ नहीं चलता है, हाथ काँपने लगते हैं। तो फिर उसने कहा कि अरे तुम्हारा नाम है, रोल नंबर बोलो, एक बार कंफर्म करते हैं। फिर मैंने रोल नंबर बोला तो फिर कंफर्म हुआ। उसके बाद तो खाना भी नहीं जा रहा था, अंदर जो खुशी थी और साथियों का फिर आना जाना, सबका कॉल आना, फिर एक अलग अनुभव था, जो मुझे शायद इस अनुभव के लिए ही शायद इतना लंबा वक्त और इतना धैर्य और साहस रखे थे जी, वो मिला। मैं भी नेहरू बिहार में था, तो किसी का इंटरव्यू करा था, तो किसी को कॉल आया कि नीरज भैया का भी हो गया, तो फिर मैंने आपको कॉल करके बता दिया। बिल्कुल, हम लोग का तो साथ रहा है, हम लोग तो एक दूसरे को बहुत लंबे वक्त से जानते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार हम लोग मिलते रहे, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे बनाया है, ये चीज़ तो मैं बोलूँगा कि उस यूनिवर्सिटी ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बनाया है। आज मैं अगर केवल ये मेरे लिए एक अचीवमेंट ये है कि उपलब्धि है कि मैं सेलेक्ट हो गया, इसके साथ साथ मैं जो वैचारिक रूप से स्ट्रांग हुआ हूँ वो दिल्ली विश्वविद्यालय की देन है। तो वहाँ से ही आप लोगों से मेरा संपर्क हुआ, और वहाँ मिले मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, जिन्होंने हर समय जब भी मैं लड़खड़ाया खड़ा किया, और जब भी मेरे विचार टूटे उन्होंने मजबूती दी। तो ये सब दिल्ली विश्वविद्यालय की देन है। मैं हमेशा दिल्ली विश्वविद्यालय एक सपनों का विश्वविद्यालय मेरे लिए था, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत उपलब्धियाँ मिली जी। आपने करंट अफेयर के लिए क्या सब किया था? करंट अफेयर्स के लिए मेनली अगर प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए एक दो किताबें आती हैं। उन किताबों को अगर आप एक बार नहीं कई बार पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा कंटेंट रट नहीं सकते, तो अगर कई बार देखे रहेंगे तो वहाँ ऑप्शंस में चमकने लगता है। बाकी अगर मेंस के हिसाब से देखें तो करंट अफेयर्स में कोई एक मैगज़ीन उठाएं और उससे कंटेंट अपना डेवलप कर लें, ताकि मेंस के एग्ज़ाम के पहले आपके पास इतना कंटेंट हो कि आप लगातार टेस्ट लिखते जाएं और वो कंटेंट का यूज करते जाएं। टेस्ट लिखते जाएं, थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपके थ्योरी पॉइंट में आएंगे, और पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए आपके करंट अफेयर से वो आएंगे, डेटा आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है करना। अगर मैंने खुद इस बार 35 से 40 टेस्ट लिखे, मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने लिया था, और उसमें 40 से 45 टेस्ट मैंने लिखा था, तो वो टेस्ट का बहुत सपोर्ट मिला। मैं हाथ नहीं चलते थे पहले टेस्ट लिखते वक्त। मैं आपको बताऊं, जब मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो मेरे पहले पेपर में 12 नंबर आए थे, लेकिन जब मैं आयोग में मैं रिकमेंडेड हुआ तो उस समय जब आयोग ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उस पेपर में मेरे 112 मार्क्स थे 200 में। तो ये टेस्ट का होता है, जब आप पहली बार लिखना शुरू करते हैं, पहला टेस्ट लिखते हैं तो आपके हाथ नहीं चलते हैं। ये अचीवमेंट मेरी रहे, और उसी कोचिंग के टेस्ट में लास्ट टेस्ट में मैं 90 100 नंबर लाता था। तो ये मेरे साथ रहा कि टेस्ट लगातार लिखिए, और लिखने के बाद आपका हाथ चलता है, दिमाग चलता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, आप जल्दी अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है तब भी आप पॉइंट जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि आप उस टॉपिक से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं।
तो ये है, टेस्ट लिखने से बहुत अचीवमेंट आपको मिलेगी, और नो डाउट सिलेक्शन टेस्ट सीरीज ही देता है। जी। अभी जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए कुछ बताइए, आप नए बच्चों के लिए क्या करें कि उसका प्रीलिम्स निकल जाए। मैं अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करूं या बिहार स्टेट की, यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने बिहार में भी कई मेंस लिखा हाँ, है जी। तो आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूरा रट जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर जो भी कैंडिडेट है, जो पहले के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या जो नए आने वाले कैंडिडेट हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरी पकड़ होती है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छूट जाते हैं, तब सिलेक्शन कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस करें, प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, आप इतनी एक्यूरेसी रखें। करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ें, रटने के पीछे ना भागें, एक ही बुक को कई बार पढ़ डालें ताकि वहाँ चमकने लगे आपके आंसर। ज़्यादा रटने की कोशिश करेंगे तो आपके बाकी कंटेंट छूट जाते हैं। तो ये फोकस रखें, और बाकी न्यू क्वेश्चंस सबके लिए नए होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके पीछे ना बढ़ें, पढ़ें लेकिन ज़्यादा भागें ना, क्योंकि भागेंगे तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी, वो उस पर नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज़ साइंस एंड टेक, बहुत ज़्यादा फोकस आजकल साइंस एंड टेक पे आ रहा है, उसको अच्छा कर लें। साइंस टेक के लिए क्या करना चाहिए? साइंस टेक के लिए पहली चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके साथ साथ आप अलग अलग एग्जाम्स में जो भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे कभी कभी रेलवे के एग्ज़ाम में अच्छे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके भी क्वेश्चन पेपर लगा लें तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि जैसे बिहार 30-30 क्वेश्चन में साइंस के पूछता है, यूपी में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस टेक के लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के साथ साथ, तो ये आपके लिए होगा। और एनसीईआरटी पे नहीं भागना, क्योंकि एनसीईआरटी की साइंस वहाँ नहीं पूछता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डीप हो जाता है, वो यूपीएससी में काम आएगा। जी। इंटरव्यू में क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? इंटरव्यू में मेरा आयोग में इंटरव्यू था, मैम के बोर्ड में था, और उस इंटरव्यू में मुझे बहुत रिलैक्स में था। इंटरव्यू में मुझसे मेरे एकेडमिक्स से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से एलएलएम किया हूँ, तो उन्होंने मेरे से वही एक्सपेक्टेशन रखी, और उसी एक्सपेक्टेशन के आधार पर हर सवाल में ये चीज़ जोड़ा गया कि आप टाटा इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, उस इंस्टीट्यूट के नज़रिए से आप बताइए, उस इंस्टीट्यूट के छात्र होने के नज़रिए से आप बताइए, आप कॉर्पोरेट लॉ में क्यों नहीं गए, आप इसमें सिविल सर्विसेज में क्यों आ रहे हैं, आपका मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप हुआ, आप टाटा इंस्टीट्यूट होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते आप करप्शन को कैसे हैंडल करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे पास 7 मैक्सिमम सवाल पूछे गए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे लिए एक बड़ी चीज़ रही है, क्योंकि मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मैंने काम किया है, मैंने बहुत अच्छी रीडिंग की है, तो मुझे वो अंदर से खुशी भी हुई कि चलो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रिल करने की भी कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ों पे मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लास्ट मैम ने तो मुझसे बोला कि मैं आपसे क्या ही लॉ पे पूछूं, आप लॉ के विशेषज्ञ होंगे क्योंकि आप इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि मैं एक संघर्षों की गाथा से निकल के, जो मेरे माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया, उस संघर्षों से गाथा से निकल के मैं इंडिया के बेहतरीन संस्थानों तक पहुंच पाया। तो इसमें मेरे माँ बाप का योगदान बहुत रहा है, उन्होंने बहुत मेरे लिए किया है, जिससे मैं आज इंडिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में पहुंच पाया। 4 दिन पहले जब मेरा PhD DU में एडमिशन का रिकमेंडेशन हुआ, उसमें मेरे अंदर यही आ रहा था कि एक गांव से निकला हुआ बंदा दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो इंडिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों में होता है, वहाँ मुझे रिसर्च करने का मौका मिलेगा, वहाँ मैं अपने सत्य की खोज को बता पाऊँगा कि मैं शोध में कैसे अपने सत्य की खोज को निकालूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो ये सारी चीज़ें मेरी एक सफ़र की चीज़ें रही हैं। थैंक यू, आपने टाइम दिया आज इतनी बिजी होने के बाद भी, इसके लिए धन्यवाद आपको। ओके, थैंक यू नयन, आप आए और अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे आके इंटरव्यू। ओके, थैंक यू।